दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो ना सिर्फ कानून की किताबों में उलझा है बल्कि देश की सियासत, संविधान की आत्मा और सामाजिक ताने बाने को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। यह कहानी है वक्फ संशोधन कानून 2025 की, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं दायर हुई। यह कहानी है केंद्र सरकार की, जो सुप्रीम कोर्ट में अपने ही कानून का बचाव नहीं कर पाई। यह कहानी है बीजेपी सांसद और जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल की, जिन्होंने इस्तीफे की चुनौती दे डाली। और सबसे बड़ी बात, यह कहानी है उस सवाल की जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम बैठ सकते हैं तो क्या मंदिरों की ट्रस्ट में मुसलमानों को जगह देंगे। 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी सुनवाई हुई जिसने केंद्र सरकार को बैकफुट पे ला दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन का वक्त दिया कि वो अपना जवाब दाखिल करे, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने 3 सख्त निर्देश दिए। पहला, वक्फ बोर्ड या काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। दूसरा, वक्फ बाय यूजर प्रावधान को खत्म करने या डी नोटिफाई करने पर रोक। तीसरा, वक्फ संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। यह अंतरिम आदेश सरकार के लिए करारा झटका था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे थे, ने कोर्ट में गुहार लगाई कि जल्दबाजी में कोई अंतरिम आदेश ना दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह मसला गंभीर है और सरकार को जवाब देना होगा। अब सवाल यह है, जो सरकार अपने कानून को लेकर इतनी आश्वस्त थी, वो कोर्ट में क्यों नहीं टिक पाई। इस सुनवाई के बाद बीजेपी सांसद और जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल ने एक बयान दिया जो सुर्खियों में छा गया। पाल ने कहा, अगर हमारी जेपीसी की रिपोर्ट असंवैधानिक साबित हुई या धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती पाई गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सुनने में तो यह बड़ा साहसी बयान लगता है, लेकिन सवाल उठता है, क्या यह इस्तीफे की पेशकश है या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की सियासी चाल। जगदंबिका पाल वही शख्स है जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल 2024 की जेपीसी की अगुवाई की। 38 बैठकों, 98.2 लाख मेमोरेंडम और 12 घंटे की संसदीय बहस के बाद यह बिल कानून बना। पाल का दावा कि यह कानून गरीब और पासमानदा मुसलमानों के हित में है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील इस कानून का बचाव नहीं कर पाए तो पाल की इस चुनौती को कैसे देखा जाए। क्या यह आत्मविश्वास है या हार मानने से पहले का आखिरी दाव। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे सवाल उठाए जो इस कानून की बुनियाद को हिलाने वाले थे। कोर्ट ने पूछा, अगर वक्फ बोर्ड और काउंसिल में गैर मुसलमानों को शामिल किया जा सकता है तो क्या आप हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट में मुसलमानों को शामिल करेंगे। यह सवाल न सिर्फ कानूनी था बल्कि सियासी और सामाजिक तौर पर भी विस्फोटक था। कानून के एक प्रावधान के तहत वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की बात है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इसे आर्टिकल 26 यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने भी इस पर सख्त रुख अपनाया और कहा कि अगर सरकार धार्मिक संस्थानों में इस तरह के बदलाव कर रही है तो यह नियम सभी धर्मों पर एक समान क्यों नहीं लागू होता। दूसरा बड़ा सवाल था वक्फ बाय यूजर को खत्म करने का। वक्फ बाय यूजर का मतलब है ऐसी संपत्तियां जो बिना कागजी दस्तावेजों के लंबे समय से मस्जिद, कब्रिस्तान या मदरसे के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। दोस्तों, नया कानून इस प्रावधान को खत्म करता है जिससे ऐसी संपत्तियों को डी नोटिफाई करने का रास्ता खुलता है। कोर्ट ने पूछा, इतनी पुरानी संपत्तियों के कागज कोई कैसे लाएगा। यह सवाल उन लाखों वक्फ संपत्तियों के भविष्य पर सवाल या निशान लगाता है जो सालों से बिना कागजात के धार्मिक इस्तेमाल में है। AIMIM प्रमुख ओवैसी, जो इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वालों में शामिल है, ने इसे काला कानून करार दिया। ओवैसी ने कहा, यह कानून आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 26, 29 और 301 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कई खामियों को गिनाया। लिमिटेशन एक्ट का लागू होना, इससे वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वाले लोग मालिक बन सकते हैं और वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियां खो देगा। सेक्शन 2 का हटना, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि कुछ ट्रस्ट वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन इन कानून ने इस प्रावधान को हटा दिया जिससे बड़े कारोबारियों को फायदा हो सकता है। 5 साल का प्रावधान, वक्फ बनाने के लिए किसी को 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना होगा। ओवैसी ने पूछा, कौन तय करेगा कि कोई प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, और अगर कोई महिला वक्फ बनाना चाहे तो उसका क्या। ओवैसी ने यह भी कहा कि यह कानून फेडरलिज्म का उल्लंघन करता है
क्योंकि कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों पर फैसला करने का अधिकार देता है, जो वक्फ प्रबंधन के खिलाफ जा सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया, लेकिन कहा कि उनकी लड़ाई जारी है। प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है, हम जनता के बीच जाएंगे, ह्यूमन चेन बनाएंगे और लोकतंत्र की रूह को जिंदा रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद विपक्ष ने इसे अपनी जीत बताया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, यह संविधान की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने वही सवाल उठाए जो हमने संसद में उठाए थे। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के 3 घोर आपत्तिजनक प्रावधानों पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया। यह अच्छी खबर है। वहीं बीजेपी बौखलाहट में दिखी। जगदंबिका पाल ने विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, यह कानून गरीब मुसलमानों के हित में है। वक्फ की जमीन का दुरुपयोग कुछ ताकतवर लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह, अगर यह कानून इतना ही फायदेमंद है तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील क्यों लड़खड़ा गए? वक्फ संपत्तियां जो मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तान और स्कूलों के लिए दान दी गई, देश की धरोहर का हिस्सा है। लेकिन नए कानून के प्रावधान जैसे वक्फ बाय यूजर का खत्म करना, कलेक्टर को संपत्तियों की स्थिति तय करने का अधिकार देना और गैर मुसलमानों को बोर्ड में शामिल करना, इन संपत्तियों के भविष्य पर सवाल खड़े करते हैं। सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, लिमिटेशन एक्ट लागू करने से उन लोगों को फायदा होगा जो सालों से वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जहां वक्फ संपत्तियां बड़ी संख्या में हैं, इस कानून का असर गहरा हो सकता है। क्या यह कानून वक्फ बोर्ड को कमजोर करने की साजिश है, जैसा कि ओवैसी और अन्य याचिकाकर्ता दावा कर रहे हैं, या यह वाकई पारदर्शिता लाने की कोशिश है, जैसा कि बीजेपी का कहना है? यह मसला सिर्फ वक्फ संपत्तियों का नहीं, यह सवाल है संविधान की उस आत्मा का जो समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं दायर हैं, जिसमें कांग्रेस, AIM, TMC, DMK, जमीयत उमेलाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं शामिल हैं। दूसरी तरफ 7 बीजेपी शासित राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और उत्तराखंड इस कानून के समर्थन में कोर्ट में उतरे हैं। लेकिन सवाल वही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या आप मंदिरों में मुसलमानों को जगह देंगे, तो सरकार के पास जवाब क्यों नहीं था। जब कोर्ट ने पूछा कि कोई अपनी जमीन वक्फ करना चाहता है तो उसे 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुसलमान क्यों होना पड़ेगा, तो सरकार चुप क्यों रही। और सबसे बड़ा सवाल, जब जगदंबिका पाल कहते हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे, तो क्या इस संविधान के प्रति उनकी निष्ठा है या सियासत का एक और नाटक। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशव्यापी प्रोटेस्ट की योजना बनाई है। ह्यूमन चेन, लाइट बंद करने का प्रोग्राम और महिलाओं के प्रदर्शन की घोषणाएं हुई। ओवैसी ने कहा, प्रोटेस्ट लोकतंत्र की रूह है, अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा पर चिंता जताई और कहा, जब मामला कोर्ट में है तो हिंसा नहीं होनी चाहिए। यह कहानी सिर्फ वक्फ कानून की नहीं, यह कहानी उस देश की है जहां संविधान को हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह कहानी उन लाखों मुसलमानों की है जिनके लिए वक्फ संपत्तियां सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। यह कहानी एक सांसद की जो इस्तीफे की बात तो करता है, लेकिन अपने ही कानून का बचाव नहीं कर पाता। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 5 मई 2025 को तय की है। तब तक सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन सवाल ये, क्या सरकार उन सवालों का जवाब दे पाएगी जो कोर्ट ने उठाए हैं? क्या जगदंबिका पाल वाकई इस्तीफा देंगे या ये सिर्फ सियासी शोर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कानून वक्फ संपत्तियों को बचाएगा या उन्हें खत्म कर देगा? आपका क्या सोचना है? क्या ये कानून संविधान के खिलाफ है या पारदर्शिता की ओर एक कदम? कमेंट्स में बताइए। और हां, सच को सुनने और समझने के लिए रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।